नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309696086089483864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहाँ पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। और जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि ये जो आर्टिकल्स है गवर्नमेंट की जितनी भी लीडिंग वेबसाइट्स है और जो लीडिंग न्यूज़पेपर्स है वहां से कलेक्ट किए जाते हैं, फिर आप लोगों के लिए यहाँ पर उपलब्ध कराए जाते हैं, जो आप लोगों के लिए स्पेशली फॉर यूपीएससी सीएससी, उसके साथ ही जो स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशन होते हैं उनके लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव में बहुत ही ज्यादा लाभदायी सिद्ध होगी। तो आप लोग इस सीरीज को सतत रूप से देखें और इसका महत्तम लाभ भी अर्जित करें। साथ ही दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो में 10,000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट किया तो आप लोगों को इसकी जो पीडीएफ है फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम के चैनल पर उपलब्ध कराई जाएगी। तो आप लोग हमारा टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन कर ले, साथ ही जो हमारा इंस्टा का पेज है उसको भी फॉलो कर ले। तो आइए आगे की ओर चलेंगे, देखेंगे कि कौन सी टॉपिक्स को देखने जा रहे हैं हम लोग। तो पहला टॉपिक है आपका स्किल ऐप से रिलेटेड है, ये स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड है जो हमारी लेदर इंडस्ट्री है उसके लिए। ठीक है, तो स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड है तो कहीं ना कहीं मेक इन इंडिया से जाके जुड़ेगा ये और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में अपनी सहभागिता करेगा। ठीक है, तो स्किल इंडिया और इन सब के अंतर्गत आप इसको रख सकते हैं। थर्ड पेपर का कोर पार्ट है ये आपका। इसके बाद जो सेकंड हमारा यहाँ पर टॉपिक है, ये जीएस पेपर 2 का काफी पुराना टॉपिक है, चाहे आप हाजी अली वाला देख ले, मुद्दा सबरीमाला वाला देख ले, तो इसमें इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस के बारे में जो है चर्चा की गई है। अभी साउथ में हिजाब पहनने पर जो प्रतिबंध लगाया गया था उसके संदर्भ में ये फिर से टॉपिक आया है। तो आर्टिकल 25 से लेकर 28 आप लोग पढ़ते हैं, जो आपका क्या है धार्मिक स्वतंत्रता का जहां पर अधिकार दिया गया है। तो उसी के अंतर्गत बताया जा रहा है कि कौन से जो आवश्यक तत्व हैं वो धर्म के अंदर आते हैं, फिर जो हमारे यहाँ सेक्युलरिज्म की धारणा है वो किस तरीके से क्लैश होती है। तो एक तरफ से फंडामेंटल राइट्स और दूसरी तरफ से जो है आपका राइट टू लाइफ ह्यूमंस की और राइट टू इक्वालिटी, तो इनके बीच में जो है कॉन्ट्राडिक्शन देखा जाता है। तो इसके संदर्भ में है कुछ जो यहाँ पर न्यायालय के जजमेंट्स है उनको देखेंगे। जीएस पेपर 2 का कोर पार्ट है, पॉलिटिकल साइंस का ये मेन डोमेन है आपका। ठीक है, आपको जीएस के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है और अगर आपने ऑप्शनल लिया है पॉलिटिकल साइंस तो ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद जो आपका इथेरियम है उसका मर्ज देखेंगे हम लोग। ठीक है, इथेरियम मर्ज देखा जाएगा। एक नई टेक्निक निकाला इन्होंने ताकि जो एनर्जी बहुत ज्यादा कंजम्पशन करते थे ये लोग माइनिंग वगैरह में, है ना। क्रिप्टो करेंसी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो वहां माइनिंग वगैरह करनी पड़ती है तो बहुत ज्यादा हीट जनरेट होती है, तो इन्वायरमेंट में नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। तो उसको कोप अप करने के लिए और यहाँ पर डेटा को सिक्योर करने के लिए जो ऑथेंटिकेशन का एक नया इन्होंने प्रोसीजर निकाला है, तो इसको देखेंगे हम लोग। थर्ड पेपर का पार्ट है। इसके बाद ई सिम टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। जैसे अभी जो सिम यूज करते हैं हम लोग नॉर्मल मोबाइल में लगाते हैं, जब वो खराब हो जाता है फोन तो उसको बदल देते हैं, दूसरे मोबाइल में लगा देते हैं उस सिम को, है ना, सिम को चेंज कर देते हैं। तो फिजिकल जो है वो सिम हमारे हाथ पे रहती है। इस तरीके से यहाँ पर उसका सब्स्टिट्यूट देखा जा रहा है कि ई सिम जो होगा एक तरीके से ई का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर उसकी फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत नहीं होगी और वो हमेशा जो है हमको एक जगह से दूसरी जगह, जैसे एक फोन से दूसरे फोन में लगाना नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, तो नेक्स्ट जनरेशन की टेक्नोलॉजी इसको देखेंगे, थर्ड पेपर का पार्ट है। इसके बाद प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क, तो जो आपके बैंक जो हैं जिनकी फाइनेंशियल हेल्थ ठीक नहीं होती उनके ऊपर आरबीआई एक्शन वगैरह लेती है, तो उसके लिए फ्रेमवर्क है। पहले का पुराना टॉपिक है ये आपका, थर्ड पेपर का कोर है। इसके बाद पूसा बायो डिकम्पोजर की बात करेंगे। तो जैसे पराली दहन से वायु प्रदूषण वगैरह होता है तो उसकी जगह जो पूसा ने डेवलप किया है ये बायो डिकम्पोजर, तो इसके द्वारा जो है एनवायरमेंट पर नेगेटिव इंपैक्ट नहीं जाएगा। तो पॉल्यूशन का पार्ट है ये आपका, एनवायरमेंट के अंतर्गत रख सकते हैं। जीएस पेपर थर्ड का पार्ट है। पहले टॉपिक को हम लोग डिटेल में देखने जा रहे हैं। अब यहां पर इस टॉपिक में हमको क्या देखने की जरूरत है, तो सबसे पहले ये ऐप किससे रिलेटेड है, जिसका नाम स्किल है, स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉय।
ठीक है ना, सिंपल सा फॉर्म है ये आपका। तो ये लेदर इंडस्ट्री के वर्कर्स के स्किल डेवलपमेंट के लिए लाया गया। अभी हमारे मंत्री जी ने इसको लॉन्च किया, धर्मेंद्र प्रधान जी ने लॉन्च किया है इस ऐप को स्किल डेवलपमेंट के लिए। किस सेक्टर के लिए? लेदर सेक्टर के लिए। कहां पर? तो जो चेन्नई में हमारा सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहां पर। तो ये करेगा क्या? तो ये एक तरीके से जो लेदर एम्प्लॉइज है उनके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन सेंटर है आपका। वहां पर स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा, उनको सिखाया जाएगा, उनका असेसमेंट किया जाएगा और एम्प्लॉयमेंट के लिए जो भी आवश्यकताएं हैं उनकी प्रतिपूर्ति यहां पर की जाएगी। लेदर इंडस्ट्री से रिलेटेड है, इतना याद रखना है, यही इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, अब इसमें सेपरेट क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन जब हम स्किल इंडिया लिख रहे होंगे या सरकार की इनिशिएटिव्स लिख रहे होंगे तो इसको लिख सकते हैं। चाहे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात कर रहे हो तो इसको लिख सकते हैं। सेकेंडरी सेक्टर पे कोई आंसर लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं, तो ये सब लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, प्रीलिम्स में इसमें क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। अब इसमें यह बोला जा रहा है कि जिन भी लोगों की चमड़े के शिल्प के अंतर्गत रुचि वगैरह है तो उनको यहां पर ऑनलाइन लाइव स्ट्रीम कक्षाओं के माध्यम से जो है उनको क्या किया जाएगा? शिक्षित किया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, और ये डेवलप किसके द्वारा किया गया? तो लेदर सेक्टर स्किल काउंसिल है। ये एक तरीके का नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ये डेडिकेटेड रूप से बनाया गया है किसके लिए? लेदर इंडस्ट्री में जो आपका वर्क फोर्स है उनको उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, ये जो आपकी काउंसिल है इसको सेटअप किया गया था 2012 में। ठीक है, और इसको अप्रूव किया गया नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा। अब लेदर सेक्टर जो है बहुत ही ज्यादा एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो हमारा एस्पेक्ट है उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाता है। तो ये एक तरीके से लेबर इंटेंसिव जो है इंडस्ट्री है और लगभग भारत में 44 लाख से ज्यादा लोग इसमें अभी वर्तमान में कार्यरत हैं। ठीक है, तो इसकी इंपॉर्टेंस हमको समझ में आ गई। अब इससे होगा क्या? तो जो लेदर इंडस्ट्री है उसमें जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनका स्किल डेवलपमेंट होगा, तो एक ओवरऑल जो है स्किलिंग इकोसिस्टम का जनरेशन होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन है आत्मनिर्भर भारत और भारत को जो है स्किल कैपिटल बनाना है वर्ल्ड का, तो ये सब स्लोगन अच्छे हैं, लेकिन बनाने के लिए जो है कई सारे जो चीजें होती वो पेपर बस पे ना हो, उसको यथार्थ रूप में भी स्थापित करना पड़ता है। लेकिन फिर भी इस विजन को हमारे वो क्या करेगा? उसको यथार्थ रूप में स्थापित करेगा। अब यहां पर जो है मूर्त रूप में स्थापित करेगा। जो सेकंड टॉपिक है हमारा इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस, तो हिजाब केस और इसेंशियल प्रैक्टिस डॉक्ट्रिन, ये आपका कंटेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। ठीक है, अब यहां पर जो है कर्नाटक के छात्रों द्वारा जो हिजाब के उपयोग को, जो वहां के स्टूडेंट थे तो स्कूल में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में हिजाब पहनने की बात कर रहे थे, बोल रहे थे कि हमारे जो धर्म है उसके अंतर्गत ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं वुमेन्स का एक्सप्लॉयटेशन भी तो करते हैं आप धर्म के नाम पे, आप ही हिजाब पहन के चलो। ठीक है, अब एक नॉर्मल सी चीज है, इसको किसी भी धार्मिक भावना से जोड़कर मत देखिएगा। मैं आपसे विनम्र आग्रह कर रहा हूं, क्योंकि चीजों को गलत तरीके से आप सोचेंगे तो गलत तरीके से जाएंगे। सबसे पहली चीज ये है कि कोर्ट ने ट्रिपल तलाक में भी ये बोला था कि एक इंडिविजुअल की एक जो वैयक्तिक जो संदर्भ है, जो व्यक्ति के जीवन जीने का अधिकार है, उससे बढ़कर जो है धर्म नहीं है, पहली चीज। ठीक है, धर्म को डिफाइन किया है हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, क्या है? जीवन जीने के तरीके को धर्म बोलते हैं, है ना। और धर्म और धार्मिक आचरण में डिफरेंस होता है। आप धार्मिक आचरण के नाम पे आप रेग्रेसिव जो है वो पैमाने अपनाते हैं, किसके साथ? महिलाओं के साथ, और महिलाओं का शोषण होता है। अभी तो आप देखिए कि मुस्लिम कंट्रीज में भी जो है वहां पर एजिटेशन देखा जा रहा है कि मुस्लिम जो महिलाएं हैं वो बुर्का पहनने से मना कर रही हैं, है ना। बोला जाता है सिर्फ अपने पति को ही वो जो है अपना बाल वगैरह शो करेंगे, किसी की भी धार्मिक भावना को ठेस कर पहुंचाने की बात नहीं कर रहा। एक ह्यूमन बीइंग के हिसाब से आप लोग सोच के देखिएगा, अगर हमें दिन भर वैसा रहना पड़े तो क्या होगा। अगर आप शुद्धता ही चाहते हैं तो मन की शुद्धता चाहिए आपके अंदर। ठीक है ना, धर्म का मतलब, धर्म को इसलिए बनाया गया था ताकि व्यक्ति व्यक्ति की तरह व्यवहार करे, लेकिन उसी धर्म की आड़ पे व्यक्ति जानवर की तरह व्यवहार करता है। ट्रिपल तलाक वगैरह, निकाह हलाला वगैरह क्या है आप बताइए? क्या ये एक जो अच्छी मुस्लिम कंट्रीज में भी ये सब जो है आपका नहीं इंप्लीमेंटेशन इसका देखा जाता है, लेकिन हमारे भारत में लोग धर्म के नाम पे चलाते रहते हैं। अब यहाँ पर इसी फैसले का जो हिजाब वाला प्रतिबंध लगाया गया था उसको बनाए रखा है और उस पे कर्नाटक ने उसमें प्रतिबंध बरकरार रखा। उसी में जो है सर्वोच्च न्यायालय में जो 2 न्यायाधीशों की खंडपीठ है उसमें अभी डिबेट वगैरह चल रही है। अब कर्नाटक हाई कोर्ट की जो फाइंडिंग्स थी, जो उसने बताया, वो क्या बताया कि सबसे पहले उसने बोला कि हिजाब जो है कोई भी इस्लाम धर्म के अंतर्गत अनिवार्य धार्मिक आचरण का पार्ट भाग नहीं है। इस तरीके का कोई भी जो है कानूनन जो सबूत मांगता है, कानून सबूत मांगता है, एविडेंस मांगता है जो टेक्स्ट के अंतर्गत, तो वहां कहीं ऐसा मेंशन नहीं है। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करते हैं तो उसका भी वायलेशन नहीं है।
ठीक है। अब यहां पर यह बोला गया कि जो क्लासरूम होता है वो क्वालिफाइड पब्लिक स्पेस है। पहली चीज, क्लास में आप पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना, आराधना ही करनी है वहां, तो घंटी वंटी बजाने की जरूरत नहीं है। आप पढ़ लिख के संतुष्ट रहिए, ईमानदारी से पढ़ाई करिए, अपने आप जो है आपके भगवान खुश हो जाएंगे। तो यहां पर इंडिविजुअल राइट्स जो हैं लोगों के, उनको बनाए रखा जाता है, लेकिन उसमें जो है एक तरीके से जो पब्लिक एथिक्स और जो पब्लिक डिसिप्लिन, जनरल डिसिप्लिन और डेकोरम होता है, उसको बनाए रख के, वो अनुशासन बनाए रखना आवश्यक होता है, तब आपकी स्वतंत्रता जो है वो आपकी उचित है। वरना आप क्लास में बैठे बोले भैया मेरी तो इंडिविजुअल लिबर्टी, आप जो है किसी भी तरीके से बिहेव करें, ऐसा थोड़ी होता है। वहां का अपना एक डेकोरम है, ठीक है, एक जनरल डिसिप्लिन है। तो वो इन्होंने यहां भी बताया कि भैया यहां पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, निजता का अधिकार, किसी भी तरीके का हनन नहीं हो रहा है, किसी भी फंडामेंटल राइट्स का। इसके बाद यहां पर यह बोला गया कि जैसे कोर्ट ने यह भी बोला कि ये कोई, इसमें जो है देखा जा रहा है कि कोई स्टेट ओन्ड या राज्य के हस्तक्षेप के द्वारा कोई यहां पर निर्णय नहीं सुनाया जा रहा, ठीक है। जैसे राज्य या स्कूल प्रबंधन जो समितियां होती हैं, स्कूल का जो प्रबंधन वगैरह करती हैं वो कमेटीज, वो एक समान ड्रेस कोड जो है निर्धारित करने का उन्होंने आह्वान किया था। तो वो एक डिसिप्लिन का संदर्भ है, वो कोई डिस्क्रिमिनेटरी आपका फीचर नहीं है। तो ये कानून भेदभावपूर्ण नहीं है और ना ही प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से मुस्लिम धर्म के खिलाफ है और मुस्लिम छात्रों के खिलाफ है। इसके अलावा संविधान का जो अनुच्छेद 51A सब क्लॉज H है, उसमें यह भी लिखा है कि साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ाना। फंडामेंटल ड्यूटी कहां से लिया हमने? यूएसएसआर से, तब वो रशिया नहीं था, यूएसएसआर था, ठीक है। इसके बाद आप 51A सब क्लॉज F देखेंगे तो उसमें लिखा गया है कि जो कंपोजिट कल्चर है उसको भी हम कंजर्व करके रखें, जो सामाजिक संस्कृति है, जो समग्र संस्कृति है, लेकिन उसकी कहीं ना कहीं अनदेखी हो रही। तो देखिए कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्शन हमेशा बना रहता है, ठीक है ना। इसीलिए आप देखेंगे कि कॉमन सिविल कोड हमारे यहाँ अभी तक डीपीएसपी के अंतर्गत है, उसको इसीलिए नहीं अप्लाई कर पा रहे कि एक तो वोट बैंक, दूसरी चीज हमारे यहाँ पुनर्जागरण होने के बाद भी अभी हम अंधकार के युग में हैं, ठीक है ना। इस चीज को मानने की जरूरत है। नव जागरण शब्द का यूज होता है लेकिन हम हैं अंधकार में। अब यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि जो राइट टू कंसाइंस है, जो अंतःकरण का अधिकार है, इसका मतलब यह कि कोई भी अगर समुदाय है किसी विशेष धर्म से अगर वो ताल्लुक रखता है, तो जो उसकी आवश्यक आचरण है उनको वो परफॉर्म कर सकता है, उनका वो निष्पादन कर सकता है, अपने धर्म का पालन कर सकता है। ये उनका अनन्य अधिकार है और वो फंडामेंटल राइट्स के रूप में दिया गया है। तो वो अभी भी बहाल है। उनका कहना है कि इसके अंतर्गत जो किसी तरीके का हनन नहीं हो रहा है इनका। अब इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस, अब कोर्ट को डिफाइन करना पड़ रहा है कि धर्म के अंदर आवश्यक जो है आचरण क्या होता है। इसी को जुडिशियोपैथिज्म बोला जाता है। अब समझिएगा कि जो सेक्युलरिज्म का कंसेप्ट है वो आया कहां से। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में जब आप देखेंगे कि पहले चर्च और पोप बहुत ज्यादा जो है प्रिविलेंट होते थे सोसाइटी में, वो यहां तक गिर गए थे कि बोलते थे कि जैसे कोई पाप किए हो तो आओ पैसा दे दो और आप पाप से मुक्त हो जाओगे। क्यों? क्योंकि हम जो है दलाल है भगवान के, मतलब हमारी बात भगवान सुनता है ना। आज भी वही हो रहा है मार्केट में, दलाली। तो वही चीज है, भगवान की भी दलाली आदमी नहीं छोड़ता। और सबसे बड़ा धंधा अभी भी भारत में आप देख लीजिए, क्या धर्म बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। ऐसे ऐसे बाबा आ जाते हैं, बता देते हैं वो बैठ के कि रेवलॉन की लिपस्टिक लगाओ कृपा होगी, महंगी वाली जो है ड्रिंक करो कृपा होगी, महंगे कपड़े पहनो कृपा होगी। अरे भैया ऐसे लोगों के पास क्यों जाना? आपको वो वैसी ही चीजें बताते हैं कि मुझे देख के आपको लग रहा है कि बहुत परेशान है। अरे हर व्यक्ति के पास परेशानी जीवन का वो अंग है। अब आप उसको परेशानी समझ के दुखी रहिए या जो है आप संघर्ष समझ के उसको एंजॉय करिए। क्योंकि लाइफ में जब तक कुछ टारगेट्स नहीं होते, मुश्किलें नहीं आती, तो लाइफ जो है इंटरेस्टिंग नहीं रह जाती। तो यहां पर यही लाया गया कि जो धर्म का बहुत ज्यादा हस्तक्षेप था राज्य के अंतर्गत, तो राज्य और धर्म को अलग कर दो, ये बात आई, ठीक है ना। जैसे ही 15th सेंचुरी 16th सेंचुरी में आप देखेंगे तो लगातार थिंकर्स आएंगे, बोलेंगे भैया इसको अलग कर दो क्योंकि इसी के कारण जो है सबसे ज्यादा जो है भ्रष्टाचार देखा जा रहा है। तो राज्य को तटस्थता के सिद्धांत का जो है पालन करना पड़ेगा, है ना। और हमारे यहाँ जो है सेक्युलरिज्म और जो वेस्ट का सेक्युलरिज्म है वो डिफरेंट है। वेस्ट में क्या होता है, राज्य का बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं होता धर्म में, लेकिन हमारे यहाँ जहां पर राज्य की सुरक्षा की बात आ गई, राष्ट्रीय हित की बात आ गई, या पब्लिक ऑर्डर बनाए रखने का संदर्भ में आ गया, तो वहां पर राज्य हस्तक्षेप कर सकता है, ठीक है ना। ये जो है सेक्युलरिज्म में हमारे यहाँ डिफरेंस है, ठीक है। अब यहां पर यही बताया जा रहा है कि ये जो आवश्यक धार्मिक आचरण सिद्धांत है, इसके अंतर्गत राज्य को धार्मिक मामलों में न्यूट्रलिटी का जो है प्रिंसिपल जो है उसको बनाए रखने की जरूरत है। और धर्म के मामलों में हस्तक्षेप तभी करेगा वो जब वहां पर राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय सुरक्षा या पब्लिक ऑर्डर बनाए रखने का संदर्भ होगा। अब अंबेडकर जी ने भी
ये बोला था कि भैया राज्य जो है धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है आवश्यक परिस्थितियों में, लेकिन उसको धर्म के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होना चाहिए कि आप जो है मंदिर जाएं, कि आप चर्च जाएं, कि आप मस्जिद जाएं, है ना, ये सब नहीं बताएंगे आप, है ना, आंतरिक मामलों में नहीं। लेकिन अगर धर्म के कारण समाज में विभत्सता फैलाई जा रही है, सांप्रदायिक दंगों को जो है प्रश्रय मिल रहा है, राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा है ना, किसी तरीके से ऐसी गतिविधियां जो राष्ट्र पर जो है, राज्य पर जो है ऋणात्मक प्रभाव डाल रही, तब राज्य वहां पर हस्तक्षेप कर सकता है। सेम चीज उन्होंने बोली थी, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने धीरे धीरे इवॉल्व किया ये प्रैक्टिकल टेस्ट कि कैसे हम जो है इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस को डिफाइन करेंगे और उनको कैसे जो है संवैधानिक संरक्षण दिया जाएगा, है ना, जो आवश्यक जो आचरण होंगे और किनको इग्नोर किया जाएगा। धीरे धीरे जजमेंट के माध्यम से आया। 1954 में जो आपका शिरूर मठ केस था, उसमें जो टर्म रिलीजन है उसको बोला गया कि रिलीजन इज इक्वल टू क्या है, रिचुअल एंड प्रैक्टिसेस। कोई भी पंथ है, पंथ निरपेक्षता की बात करते हैं, हमारे यहाँ जो हिंदी में वर्ड है पंथ, है ना, पंथ मतलब किसी विशेष धार्मिक मत को, धार्मिक आचरण को मानने वाला एक वर्ग समूह, ठीक है। अब ये जो है उन्होंने बोला कि कोई भी रिलीजन है, कोई भी सेक्ट है आपका, तो उनके जो रिचुअल्स होंगे, जो प्रैक्टिसेस होंगे, वो उनके रिलीजन के इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है। और इंटीग्रल पार्ट को ही इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस बोला गया, ठीक है। अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे जो है यहाँ पर जजमेंट्स वगैरह यहाँ पर सुनाए और रिलीजियस और सेक्युलर के बीच में जो है बहुत सारी डेफिनेशंस आई। अब सेक्युलर प्रैक्टिसेस का मतलब ये है कि उनको जो है, जो आपकी सेक्युलर प्रैक्टिसेस हैं उनको कानून के माध्यम से प्रतिबंधित किया जा सकता है, किंतु धार्मिक प्रथाओं को नहीं। जो उनकी इंपॉर्टेंट आचरण है उनमें उनमें कोई रोक नहीं लगाएंगे हम लोग, ठीक है ना। अब फिर वही संदर्भ है, ठीक है ना, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। अब यहां पर इसेंशियली जो रिलीजियस जो वर्ड था आपका, वो धीरे 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 ग्रेजुअल डेवलपमेंट उसमें देखा गया और उसमें इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस टेस्ट जैसी प्रथा आ गई। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1957 में जो है ये बोला कि जैसे हिंदू धर्म है तो उसमें बाईगैमी, जैसे मुस्लिम्स में 2 पत्नियां 3 पत्नियों वाला सिस्टम है, अब उसका रीजन था, है ना। वेस्ट में आप जैसे वेस्ट एशिया वगैरह देखेंगे आप, है ना, जो मुस्लिम कंट्रीज, तो उसका रीजन है, साइंटिफिक रीजन है इसका। अब हमारे यहाँ भी लोग इसका फायदा उठाने लग जाते हैं, तो भैया इलाहाबाद कोर्ट ने बोला, इलाहाबाद कोर्ट वैसे भी बहुत प्रोग्रेसिव जजमेंट देने के लिए फेमस है, तो उन्होंने बोला कि भैया हिंदू धर्म के अंदर बाईगैमी, द्विपत्नी प्रथा को अभिन्न अंग नहीं माना जाएगा, उसके आवश्यक धार्मिक आचरण का अंग ये नहीं है। उसके बाद 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो तांडव डांस है ये कोई इसेंशियल जो रिलीजियस प्रैक्टिस होती है वो नहीं है आनंद मार्ग फेथ का, है ना, ठीक है। ये इनमें से कुछ एग्जांपल आप अपने पास रख सकते हैं। इसके बाद 2016 में बहुत ही प्रोग्रेसिव डिसीजन आया, बॉम्बे हाई कोर्ट ने परमिट किया वुमेन्स को कि भैया जो आपका हाजी अली दरगाह है वहां पर महिलाएं भी जा सकती, नहीं तो बोला जाता था कि महिलाएं नहीं जा सकती वहां पर। आप सोचिए कि महिला क्यों नहीं जाएंगी, अगर भगवान ने ये दोनों को बनाया है तो क्या भगवान मना कर रहे हैं कि महिलाएं वहां पर नहीं जा सकती हैं, ठीक है। और उसमें उसने फैक्ट भी दिया था कि जो ये ट्रस्ट है जो ये मांग कर रहा है कि महिलाएं ना आए, तो ऐसा कोई भी टेक्स्ट या सबूत नहीं मिला जिसमें ये लिखा गया है कि किसी भी दरगाह से महिलाओं का बहिष्कार इस्लाम की एक अनिवार्य विशेषता है। इसके बाद ट्रिपल तलाक के संदर्भ में जजमेंट आया 2017 में, है ना, कि भैया ये संवैधानिक नहीं है, इसमें जो है व्यक्ति के जो जीवन जीने का अधिकार है उसका वायलेशन हो रहा है, तो उसको स्क्रैप किया, ठीक है। उसके बाद आप शाह बानो वाला भी केस देखेंगे जिसके कारण राजीव गांधी सरकार को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, उसमें भी वो धर्म का नाम लगा रहे थे, लेकिन अब भैया आप भत्ता ही नहीं देंगे, डाइवोर्स दे दिए, तो महिला की सिक्योरिटी का क्या मतलब, धर्म के नाम पे आप शोषण करते रहेंगे, ठीक है। इसके बाद 2018 में सबरीमाला वाला सेम जो है यहाँ पर जजमेंट आया कि जो आपके अय्यप्पन थे, है ना, जो अय्यप्पन है उनके दावे को सर्वोच्च न्यायालय ने जो है खारिज कर दिया। अब इसका समाज में भी बहुत ज्यादा जो है विरोध होता है, हमारा समाज ही तो पिछड़ा हुआ है, अगर ये प्रोग्रेसिव हो जाए तो हमारे देश में जो ये नेता खेल खेलते वो बंद हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो प्रावधान था कि 10 से 50 साल की जो उम्र की महिलाएं हैं वो मंदिर में प्रवेश नहीं करेंगी, ये बोले, ये जो ट्रस्ट है इनका, इन्होंने बोला ये अनिवार्य धार्मिक प्रथा है। अरे भैया इसका मतलब ये कि जब से मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो रजोवृत्ति जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है जब से महिलाओं की, तो बोलते हैं अशुद्ध हो जाता है, क्यों, उसी से तो पूरा विश्व चल रहा है। हाँ? साउथ में जो मंदिर है माता जी का, नाम बताइए कमेंट बॉक्स में कौन सा मंदिर है, तो माता जी का जो मंदिर है वहां तो
उसी चीज की पूजा पूजा होती है। आप कॉन्ट्राडिक्टरी कैसे बना रहे हैं चीजों को, ठीक है। तो यहां पर यही बोला गया कि भैया ये भी कोई अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है और इसको स्क्रैप कर दिया और उनको जो है महिलाओं को मंदिर में प्रवेश करने के लिए जो है अनुमति दे दी। बहुत अच्छे डिसीजन है कोर्ट के। इसके बाद क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आगे नहीं आती इसमें, वो सोचती वोट बैंक कट जाएगा हमारा, मर रहे हैं तो मरने दो, इनको शोषण हो रहा है किसी का होने दो, हमारी सरकार तो चल रही है ना। अब यहां पर बताया जा रहा है कि इसके बेनिफिट्स क्या है। तो सबसे पहले तो लोगों के जो शोषण होता है उससे बचाव होता है। उसके बाद आप देखेंगे कि इससे जो है कहीं ना कहीं जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके बीच में बैलेंस बन सका, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए आप देखेंगे तो जैसे सबरीमाला वाला जो आपका मामला था, उसके अंतर्गत ये बोला गया कि एक तो आप आर्टिकल 25 की बात करें कि वायलेशन हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं राइट टू इक्वालिटी का भी तो आपका हनन हो रहा है। यही आपका शाहबानो वाला भी केस था आपका, उसमें भी यही था, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है ये बताया जा रहा है कि इससे सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय की जो है उपलब्धता लोगों को कराई जाती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट डोमेन है आपका, ठीक है। और यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि इससे कॉन्स्टिट्यूशनल जो मोरालिटी है उसको बनाए रखने में जो है वो क्या होता है, सहायता होती है। और ये कहीं ना कहीं रिलीजियस मोरालिटी के ऊपर जो है इसकी प्राथमिकता शो होती है इससे। और इससे कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ इंपॉर्टेंट है। धर्म के हिसाब से हमारा राज्य नहीं चलता। अगर धर्म के हिसाब से राज्य चल रहा था तो फिर हम क्यों बोलते हैं कि रैशनल है हम, ठीक है। इसके बाद यहां पर ये बोला जाता है, वो नेक्स्ट पॉइंट में बताया जा रहा है कि रूल ऑफ लॉ पर बेस्ड जो है यहां पर शासन जो है चलाया जाता है इसके कारण। तो इसके कारण जो भी आपका विभिन्न वर्गों के बीच संघर्ष की संभावना होती है वो भी खत्म करने में ये आपका सहायक है। और इससे राज्य का जो हस्तक्षेप है ना, उससे धर्म की आवश्यक जो प्रथाएं हैं उनकी भी रक्षा करने में सहायता होती है। अब इसके नेगेटिव इंपैक्ट क्या है, तो लोग जो है इस उनकी धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं जो रैशनल नहीं होते हैं, है ना। इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, ठीक है। तो रीति रिवाज के कारण जो है, जब उनके रीति रिवाजों के खिलाफ कोई यहाँ पर जजमेंट आता है तो उसका वो विरोध करते हैं, तो राज्य के लिए भी जो है ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है। वहां पर सांप्रदायिक दंगे वगैरह किए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि यहाँ पर कोई भी फिक्स पैरामीटर नहीं है कि किस हिसाब से वो डिसाइड करेंगे कि इसेंशियल प्रैक्टिस क्या है। और सबसे बड़ी चीज कि ये कोर्ट का अपना स्पेसिफिक फीचर नहीं है, कोर्ट ये सब काम करेगी तो अपना जो उसका इंपॉर्टेंट काम है वो कब करेगी, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं बार बार बोलता हूं कि एक सिविक सेंस डेवलप करने की जरूरत है। अब धर्म किसके लिए बनाया गया था, व्यक्तियों के लिए, ठीक है ना। व्यक्तियों के लिए, व्यक्तियों की सहूलियत के लिए, इसलिए थोड़ी कि व्यक्ति का शोषण किया जाए। अब यहाँ पर जो इथेरियम स्मर्ज है ये नई टेक्नोलॉजी है, उससे रिलेटेड ही आपका तो सिग्निफिकेंस देखेंगे कि इसके कारण क्या जो है क्रिप्टो करेंसी के अंतर्गत फायदा वगैरह होगा, ये किस तरीके से जो है नई टेक्नोलॉजी जो है फायदेमंद रहेगी एनवायरमेंट के लिए, है ना, और सिक्योरिटी के पर्पस से। तो की पॉइंट देखेंगे यहाँ पर आप देखेंगे तो इथेरियम जो है वो सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्लेटफॉर्म है ना, डेवलपर्स के द्वारा जो आपके बिल्ड करते हैं डिसेंट्रलाइज्ड एप्स, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और इवन क्रिप्टो टोकन्स को भी ये आपके डेवलप करते हैं, ठीक है। और अगर आप देखेंगे कि ये प्लेटफॉर्म्स की करेंसी में तो जो ईथर है आपका ओनली सेकंड है टू बिटकॉइन, अगर हम मार्केट कैपिटल की बात करें उस संदर्भ में बता रहे हैं। अब ये सब रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये जो है आपका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस आपका क्या है, ट्रांजैक्शन होता है एक तरीके से, या आदान प्रदान होता है ना। जिस तरीके से हम पैसों में लेन देन करते हैं तो वो उसी तरीके की एंटिटी है ये। तो ये एक तरीके का, इसमें देखेंगे तो ये नया वे है एक तरीके से किसका, ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करने का, प्रोसेसिंग ट्रांजैक्शन का, है ना। तो इसमें जो पहले प्रूफ ऑफ वर्क होता था तो उसको अब ये सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं किससे, प्रूफ ऑफ स्टेक डेवलपर्स से, ठीक है। तो इसमें प्रूफ ऑफ स्टेक से मतलब ये है कि इसके कारण जो एनर्जी कंजम्पशन था वो 99.95% रिड्यूस हो जाएगा। मैंने पहले ही बोला कि जैसे माइनिंग वगैरह जो करना पड़ता था क्रिप्टो करेंसी में तो उसमें बहुत ज्यादा हीट जनरेट होती थी। तो बहुत सारे जो आपके एनजीओज हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं आपके, है ना, तो उन्होंने पर्यावरणविद जो है तो उन्होंने क्या किया, इसका अपोज किया, विरोध किया। उसी संदर्भ में ये जो है इको फ्रेंडली हो जाएगा, इसमें सिक्योरिटी भी ज्यादा इनहैंस हो जाएगी। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये जो डिसेंट्रलाइज्ड ट्रांजैक्शन है इसको प्रोसेस किया जाता है ब्लॉकचेन के द्वारा और उसको यूज किया जाएगा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज होगी और इसमें यूज किया जाएगा कंसेंसस मैकेनिज्म, ठीक है ना। अब जो पहले वाली मेथड थी आपकी प्रूफ ऑफ वर्क, इसमें क्या किया जाता था प्रूफ ऑफ वर्क में कि माइनिंग जो हार्डवेयर होता था वो बहुत पावरफुल जो है पर्सपेक्टिव में किया जाता था।
ठीक है, तो उसमें बहुत सारी एनर्जी यूज होती थी, बहुत ज्यादा जो है अत्यधिक मात्रा में जो है ऊष्मा जो है वहां से उत्सर्जित होती थी। तो बहुत सारे एनवायरमेंटलिस्ट ने उसका विरोध किया, जो चीज मैंने आपको बताया। तो इसी को रेगुलेट करने के लिए ये नई टेक्नोलॉजी उन्होंने लाया है। अभी आप देखेंगे कि जो कॉमन सेंटर्स है माइनिंग के, जिसमें चाइना, रशिया, यूएस और कजाकिस्तान है, तो ये आपके एक तरीके से कोल्डर क्लाइमेट्स में है, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी के रेट है वो भी बहुत कम है। अब जो इथेरियम की जो आपकी वेबसाइट है इथेरियम की, उसने भी एडमिट किया है कि उनने उनकी जो क्रिप्टो की एनुअल पावर कंजम्पशन है वो आने वाले टाइम पे जो है बहुत ज्यादा कम कर लेंगे। और उन्होंने एडमिट भी किया है कि ये जो कंजम्पशन इनका वो लगभग जो फिनलैंड का जो आपका कंजम्पशन है उससे मैच करता है। और कार्बन फुटप्रिंट में बात करें तो जितना स्विट्जरलैंड का उतना इनका भी है ना। तो ये एक एग्जांपल है, एक ऐसे याद रखिए कि इनके द्वारा जो है बहुत ज्यादा कार्बन फुटप्रिंट भी जो है वो आपका एमिशन किया जा रहा था, और जो है हीट का भी बहुत ज्यादा जो है उत्सर्जन किया जा रहा था। अब मर्ज क्या है, तो ये एक तरीके से अपग्रेडेड जो है टेक्नोलॉजी का एक क्या है आपका रूप है, ठीक है ना। ट्रांजैक्शन का एक अपग्रेडेड वे है। मर्ज का मतलब ये विलय से नहीं है ना, वो आपका टाइपिंग मिस्टेक है, ये याद रखिएगा, इसलिए मैंने बार बार टेक्नोलॉजी से संदर्भित किया है, ठीक है। तो ये ट्रांजैक्शन का एक अपग्रेडेड वर्जन है। इसमें जो है वैलिडेशन की बात की जा रही है इथेरियम ब्लॉकचेन, और वो भी रैंडमली किया जाएगा, ठीक है ना। अब यहां पर जो है ये बोला जा रहा है कि ये एनवायरमेंटली एस्पेक्ट में जो है सस्टेनेबल होगा और फास्टर भी होगा। अब प्रूफ ऑफ वर्क में क्या होता था पहले कि माइनिंग वगैरह करना पड़ता था, किसके लिए, ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करने के लिए, ठीक है, और नए टोकन्स के लिए, न्यू टोकन्स के लिए। अब जो प्रूफ ऑफ स्टेक है इसमें क्या किया जाएगा कि जो आपकी इसमें क्रिप्टो जो माइनिंग वगैरह होती थी उसके बिहाफ में क्या होगा कि इसमें वैलिडेशन की जो बात आएगी वो रैंडम किया जाएगा, जिससे ट्रांजैक्शंस को अप्रूव किया जाता है। और जो भी रैंडम मतलब यादृच्छिक रूप से, तो न्यूट्रलिटी आएगी उससे, और जो लोग उसको वैलिडेट करेंगे उनको स्मॉल जो है रिवॉर्ड भी दिया जाएगा। तो ये इंसेंटिव टाइप का है, ठीक है ना। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो वैलिडेटर्स जो है एक तरीके से ऐच्छिक होंगे, ऐच्छिक कार्य करने वाले वॉलेंटियर होंगे जो मेंटेन करेंगे ब्लॉकचेन इंटीग्रिटी को, ठीक है ना, कंप्यूटिंग वगैरह के माध्यम से, ठीक है ना। तो फर्स्ट ब्लॉक से लेके लास्ट ब्लॉक तक, मतलब पूरी चेन में वो जो है इस तरीके के वैलिडेशन को अंजाम देंगे, है ना, उसको परफॉर्म करेंगे, उसका निष्पादन करेंगे। इसके बाद जो बेनिफिट्स हैं इसके तो क्या है, तो सबसे पहली चीज ये कि ये कहीं ना कहीं जो है जो आपकी एनवायरमेंटल जो आपके एस्पेक्ट हैं, जो पोल्यूशन वगैरह हो रहा था उसको कर्व करेगा ये आपका, है ना। एनर्जी कंजम्पशन इससे कम होगा, तो ऊर्जा का भी संरक्षण होगा, और ट्रांजैक्शन ज्यादा जो है आपका सिक्योर हो जाएगा, ठीक है। ई सिम टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, एम्बेडेड सिम बोला जा रहा है इसको ऐसे समझिएगा कि जैसे अभी हम लोग फिटनेस ओरिएंटेड जैसे गैजेट्स वगैरह यूज करते हैं, स्मार्ट वॉच, स्मार्टफोन वगैरह, तो ये जो है इसके कारण जो है ये आपका मेन स्ट्रीम में आ रहा है, ये कंटेक्स्ट है। अब ये ई सिम है क्या, ठीक है, तो ये सेम हार्डवेयर होगा जैसे हम लोग अभी सिम यूज करते हैं, जिसको हम फिजिकली जो है एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, उसी तरीके से होगा। लेकिन ये आपका एम्बेडेड होगा, मतलब एम्बेडेड मतलब संपृक्त होगा किसके साथ, कोई भी जो आपका गैजेट होगा उसकी मदरबोर्ड में, स्मार्टफोन की मदरबोर्ड में अपने आप एम्बेडेड होगा, ये परमानेंट, तो इसको चेंज वेंज करने की जरूरत नहीं। तो इसमें एक स्लॉट कम हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं जो है उस भाग का भी जो है कैसा उपयोग किया जा सकेगा, उचित उपयोग किया जा सकेगा। इसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये कब स्टैब्लिश हुआ, तो सबसे पहले 1 दशक पहले इसकी शुरुआत हुई थी 2012 में, लेकिन अभी तक जो है फिजिकल सिम को जो है उसके यूज को, उसके उपयोग को जो है खत्म नहीं किया गया है, अप्रचलित नहीं किया गया, उसके बहुत सारे रीजन है। अब ई सिम के लाभ क्या होंगे, तो सीधी बात है, जैसे मान लीजिए कि अभी मोबाइल चोरी हो जाता है तो सिम दूसरी इशू करवाना पड़ता है, तो उसमें इस तरीके की समस्या नहीं होगी, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर हम यात्रा कर रहे हैं, अगर हम अपना ऑपरेटर चेंज कर रहे हैं, तो हमको जो है उनके जो स्टोर वगैरह वहां पर नहीं जाना पड़ेगा, तो समय की बचत होगी कहीं ना कहीं, ठीक है ना। अब जैसे हमारा अगर फोन खो जाता है, तो जो हमारा सिम वगैरह है उसका भी इलीगल एक्टिविटीज में यूज किया जाता है, तो उन सब से बचाव किया जा सकेगा, ठीक है ना। अब ये समझ लीजिए कि इसके अंतर्गत जो एक स्लॉट कम हो जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि जैसे किसी स्लॉट से पानी चला जाता है, धूल चला जाता है, तो ऐसे तत्वों के प्रवेश की संभावना भी जो कम हो जाएगी। अब ये लिखने के तरीके हैं, ठीक है ना। अब यहां पर ये बोला जा रहा है कि डिसएडवांटेजेस क्या है इसके, तो सबसे पहली चीज ये कि जो ट्रेडिशनल सिम होता है, ठीक है ना, तो उसको मान लीजिए कोई हमारा फोन टूट गया या कुछ हो गया, तो उसको दूसरे फोन में शीघ्रता से लगाया जा सकता है, लेकिन ई सिम के साथ ये सुविधा नहीं है। हर चीज के फायदे और नुकसान दोनों होते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है कि ये जो है कंट्री में जैसे इसका उपयोग उस देश में नहीं किया जा सकता है जो अभी टेक्नोलॉजिकल लेवल पे बहुत ज्यादा अपग्रेडेड नहीं है, ठीक है ना।
तो वहां पर जो उनके ऑपरेटर वगैरह हैं, अगर वो टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट में साउंड नहीं है तो वो इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो ई सिम के अंतर्गत जो गैजेट्स आएंगे वो अभी आप देखेंगे तो बहुत 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 जो महंगे आपके गैजेट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके अंतर्गत इनकी उपलब्धता है। जैसे एप्पल का आईफोन है, गूगल पिक्सल है ना, उसके अंतर्गत है। तो जो आम आदमी है उसकी पहुंच से ये बाहर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल हमारा बहुत पुराना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क। आरबीआई ने डिसाइड किया है कि जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, इसको जो है अब इसके ऊपर जो है त्वरित कार्यवाही की जाएगी सुधारात्मक। ठीक है ना। अब ये त्वरित कार्यवाही कब करना पड़ता होगा बैंक के साथ, जब उसकी फाइनेंशियल हेल्थ ठीक नहीं रहती होगी, एनपीए बढ़ गया वहां पर, या बहुत ज्यादा लेवरेज दे रखा है उसने, ठीक है ना, इस तरीके की जो अनियमितताएं हैं, तो उससे बचाने के लिए। तो ये प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन नाम से ही समझ में आ रहा है कि जब किसी भी बैंक की फाइनेंशियल मैट्रिक्स जो होती है वो वीक होती है, तब आरबीआई उसके ऊपर इस तरीके का एक्शन लेता है। आरबीआई ने इसको इंट्रोड्यूस किया था 2002 में, और इसको जो है इसीलिए लाया गया था ताकि जब बैंक के आपकी वित्तीय अगर स्थिति ठीक ना हो तो उसको सुधारा जा सके, बहाल किया जा सके, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें हमारे देश के नागरिकों का पैसा है, तो ये हमारे राज्य का कर्तव्य और राज्य का ही पार्ट है आपका आरबीआई, इसलिए ऐसे प्रावधान को किया गया था। ठीक है ना। अगर वहां पर एसेट क्वालिटी कम हो गई है ना, ठीक है, और जो लोन वगैरह है वो बिना कोलैटरल के दे रहे हैं, बहुत सारी अनियमितताएं हैं, तब ऐसे एक्शन लिए जाते हैं। अब इस फ्रेमवर्क को रिव्यू किया गया 2017 में। अब इसका मेन एम क्या है, तो भैया जो फाइनेंशियल हेल्थ होती है बैंक की, उसको रीस्टोर करना, उसके लिए जो है रेमेडी वगैरह जो है वहां पर इंप्लीमेंट करना, उसका उपचार करना। ठीक है। अब इसके अंतर्गत ये भी कि जितनी जल्दी किसी बैंक के बारे में हमको जानकारी हो जाएगी, उतनी जल्दी जो है उसमें सुधार की संभावना होती है। ठीक है। अब इसको किया कैसे जाता है, तो इसमें ऑडिट होता है ना, ईयरली बेसिस पे जो इनके फाइनेंशियल आउटकम्स है उनका ऑडिट होता है न्यूट्रल बेसिस पे। ठीक है। और उसके बाद जो मूल्यांकन आता है उसके अंतर्गत ही ये कार्यवाही की जाती है। अब इंडिकेटर क्या है, तो बिल्कुल सिंपल से है, जैसे बेसल नॉर्म्स वगैरह आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उसी के अंतर्गत जो आपके आयाम है वो यहां पर भी होंगे। जैसे कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशो, मतलब कैपिटल कितनी है और रिस्क कितना है। ऐसा नहीं कि कैपिटल आपके पास 2 रुपए है और रिस्क आपके पास 2 करोड़ का है, तो इसका मतलब आपका जो है रिस्क टू रिवॉर्ड जो है आपका मैनेज नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब आपकी फाइनेंशियल हेल्थ खराब है। ठीक है। इसको और इसमें जो कॉमन इक्विटी टीयर 1 रेशो होता है वो भी देखा जाता है। इसके बाद एनपीए वगैरह की भी स्थिति देखी जाती है, लेवरेज रेशो भी देखा जाता है। एनपीए हमारे यहाँ लगातार बढ़ता ही जा रहा है, और आप देखिए कि बड़े बड़े लोगों को ऐसे ही लोन मिल जाता है। अब बात होती है कि अगर अडानी को कोई प्रॉब्लम हो गई तो देश की अर्थव्यवस्था गिर जाएगी, एक आदमी अर्थव्यवस्था गिरा देगा। अब उसको इतना बड़ा लोन मिला कैसे। ठीक है ना। अब चाहे नीरव मोदी की बात कर ले, माल्या की बात कर ले, ये सब जो लोन है वो मिलते कैसे। मैं बार बार ये क्वेश्चन आप लोगों को बताता हूं, ये संदर्भ बताता हूं कि बिना सरकार की मिली भगत के, जिसको हम क्रोनी कैपिटलिज्म बोलते हैं, जिसमें बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े जो बैंकिंग अधिकारी जो होते हैं और ब्यूरोक्रेट्स, इनकी मिली भगत के, और बिजनेसमैन, इनकी मिली भगत से ये सब किया जाता है। अब यहाँ पर जो नोट है बताया जा रहा है कि जो 3 इंडिकेटर्स हैं, है ना, इनका थ्रेशोल्ड टारगेट है अपना। जैसे एनपीए की बात करें तो वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 6% होगा तो आपको वहां पर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लिया जाएगा। भैया भारत में ही 9% से ऊपर है अब। ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये इस तरीके की कार्यवाही ट्रिगर हो जाती है, बताया जा रहा है। अब इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, तो ये सभी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को कवर करता है, सिर्फ पेमेंट और स्मॉल फाइनेंस बैंक और रीजनल रूरल बैंक को छोड़कर। ठीक है ना, मतलब एक्सेप्ट, है ना, यहाँ पर अपवाद भी बताए गए हैं। ठीक है। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, यहां पर एक्सेप्शन बताया गया है, मतलब सभी जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है उनको कवर करता है। इसके बाद ये कोऑपरेटिव बैंक्स को, सहकारी बैंकों को जो है ये नहीं कवर करता है, क्योंकि ये आरबीआई के डायरेक्ट सुपरविजन में आता है। ठीक है ना। उसके लिए भी सेम वैसा ही सिमिलर जो है वहां पर प्रावधान है, जो आरबीआई डायरेक्ट वहां पर कर सकता है। अब आरबीआई जो है इसके अंतर्गत किस किस तरीके के प्रावधानों को अपनाता है ना, किस किस तरीके का अधिकार होता है। तो सबसे पहली चीज की उनके ब्रांच एक्सपेंशन को कम करता है, डिविडेंड पेमेंट जो है उनकी वो रोक देता है, स्पेशल ऑडिट की व्यवस्था करता है, रीस्ट्रक्चरिंग ऑपरेशंस करता है, और रिकवरी जो होती है लोन वगैरह की वो कैसे किया जाए, है ना, उसके लिए प्लानिंग वगैरह करता है। इसके बाद यहाँ पर बैंकों के जो प्रमोटर्स होते हैं उनसे मतलब उनको बोला जाता है कि नए प्रबंधन जो होते हैं, नए प्रबंधक जो होते हैं, मैनेजमेंट नए लोगों को लाने की बात करते हैं, वो बोलते हैं कि नए प्रबंधन की आप तैयारी करें, नए तरीके से मैनेजमेंट करें। इसके बाद यहाँ पर जो है बैंक के बोर्ड को भी यहाँ पर जो आरबीआई है वो सुपरसीड कर सकता है, क्योंकि उनके रहते तो इस तरीके की अनियमितताएं हो गई। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, बिल्कुल कंटेक्चुअल टॉपिक है, पूसा बायो डीकंपोजर। तो ये जो आपका एक तरीके का स्प्रे है,
अगर ये पैडी फील्ड्स में अगर डाला जाएगा तो इससे जो स्टबल बर्निंग की प्रॉब्लम है, एयर पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है, वो खत्म हो जाएगी। दिल्ली और जो आपका वेस्टर्न यूपी है, पंजाब हरियाणा, इसमें जो है जैसे ही ठंडी आती है आप लोग देखेंगे कि ये समस्याएं देखी जाती है ना। तो इसके की पॉइंट्स क्या है, ये एक तरीके के कैप्सूल मोड में आता है। इसके अंतर्गत 7 डिफरेंट स्ट्रेन है फंगी के, कवक के, ठीक है। ये जो कवक होते हैं वो आवश्यक एंजाइम उत्पन्न करते हैं, जो धान की जो भूसी होती है वो उसको डिकम्पोज कर देती है, मतलब डिग्रेड कर देती है उसको, है ना, तो उसको उसका क्षरण कर देती है, ठीक है। तो फिर जलाने वगैरह की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। इस डिकम्पोजर के अंतर्गत जो होता है क्या क्या होता है, तो ये मिक्स होता है विथ वाटर, जैगरी, बेसन, और 25 लीटर जो है इसका जो रहता है वो 1 हेक्टेयर के लिए उपयुक्त होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो ये आपका सॉल्यूशन होता है उसको फर्मेंटेशन किया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद उसको स्प्रे किया जाता है पैडी के स्ट्रॉ में, ठीक है। फिर ये पैडी स्ट्रॉ को एक तरीके से ऑर्गेनिक मैन्योर के रूप में जो है कन्वर्ट कर देता है। तो कहीं ना कहीं जैविक खाद भी मिल रही है हमको, तो विन विन सिचुएशन है दोनों तरफ से। बेनिफिट्स अगर देखा जाए तो इससे एयर पॉल्यूशन कम होगा, है ना, जो आपका फॉग वगैरह, स्मॉग वगैरह की समस्या जो देखी जाती दिल्ली साइड में ठंडी में, वो नहीं देखी जाएगी, उससे बचाव होगा, है ना। तो उसके कारण एक्सीडेंट बहुत होता है ना, विजिबिलिटी कम होती है। तो इसके बाद ये चीपर अल्टरनेटिव है, ठीक है ना। केवल 4 कैप्सूल का जो इसमें प्राइस आएगा वो 5 रुपए ईच आएगा, और ये आपका समझ लीजिए कि 1 हेक्टेयर के जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसके लिए क्या है, पर्याप्त है। इको फ्रेंडली है, एनवायरमेंटल एस्पेक्ट में भी ये आपका क्या है, पॉजिटिव इंपैक्ट डालेगा, और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को भी प्रमोट करेगा और सस्टेनेबल ग्रोथ को भी, ठीक है ना। और ये फर्टिलिटी और जो आपकी सॉइल की प्रोडक्टिविटी है, तो कहीं ना कहीं जो सॉइल की क्वालिटी है उसको भी इनहेंस करेगा, जो मृदा की जो उत्पादक क्षमता है उसको भी बढ़ाएगा। अब पराली दहन की बात करें तो जो उपग्रह के आधार पे जो मॉनिटरिंग की जाती है उससे ये संकेत मिला है कि लगभग 2021 के सीजन में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में 82,533 जो पैडी का रेसिड्यू था उसको जलाया गया था। उस इतनी घटनाओं का पता चला है कि इतनी घटनाओं के द्वारा जो है, अब ये आपका एक डेटा है, सोचिए 82,533 जगह जो है इस तरीके का पराली दहन किया गया था, है ना। लेकिन जो 2020 की तुलना में 7.71% कम है ना, ये डेटा है। अब नेक्स्ट जो हमारा फेज है वो रिलेटेड है एमसीक्यू से। तो कॉफी बोर्ड के बारे में स्टेटमेंट बताना है कौन सा ट्रू है। तो पहला ये कि ये आपका किसके अंतर्गत कार्य करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, बिल्कुल ठीक है ये आपका स्टेटमेंट। दूसरा जो स्टेटमेंट है, अब ये स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, इसको जो है आपका कॉफी एक्ट 1942 उसका जो सेक्शन 4 है उसके अंतर्गत स्थापित किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट भी ट्रू है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलुरु में है। हमारे यहाँ बहुत अच्छी ब्रीड की, वर्ल्ड की बेस्टेस्ट कॉफी भी होती है, अरेबिका रोबस्टा बोला जाता है। तीसरा स्टेटमेंट भी ट्रू है। लास्ट जो स्टेटमेंट है कि इंटरनेशनल कॉफी डे जो है ऑब्जर्व किया जाता है 1 अक्टूबर को। तो चारों के चारों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल ट्रू है। इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव सी हो जाएगा। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है आज का, पीएम प्रणाम से संदर्भित यहाँ पर क्वेश्चन फ्रेम किया गया, इसमें बताना है कि कौन से स्टेटमेंट ट्रू है। तो पहला ये कि ये स्टैंड करता है पीएम प्रमोशन ऑफ अल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना, बिल्कुल ठीक है ये स्टेटमेंट। दूसरा ये कि इसका इंटेंशन क्या है, प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो रिड्यूस करना सब्सिडी बर्डन ऑन केमिकल फर्टिलाइजर, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। अब इससे एनवायरमेंट के लिए फायदा होगा और राजस्व की भी प्राप्ति होगी, जो राजस्व की हानि होती है वो बचेगी सरकार के लिए, ठीक है। इसके बाद ये बोला जा रहा है कि इट विल नॉट हैव अ सेपरेट बजट, इसको बजट से मतलब इसके लिए अलग बजट जो है निर्धारित नहीं किया जाएगा, बिल्कुल ठीक है तीसरा स्टेटमेंट। तीसरा ये है कि ये फाइनेंस कैसे किया जाएगा, तो सेविंग्स ऑफ एग्जिस्टिंग फर्टिलाइजर सब्सिडी, तो जो भी फर्टिलाइजर की सब्सिडी से जो पैसे बचेंगे, जो रेवेन्यू बचेगा हमारा राजस्व, जो हमारी बचत होगी उसी को हम यहाँ पर इसके वित्तीयन के लिए यूज करेंगे, ठीक है ना। और ये जो है आपकी स्कीम रन किसके द्वारा की जाएगी, तो उर्वरक मंत्रालय के द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर, बिल्कुल ठीक है। चारों के चारों स्टेटमेंट सही है, सही ही बताना था, तो इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव डी हो जाएगा। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और सपोर्ट बनाए रखिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए और क्वेश्चन लिख के जरूर दिखाया करिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।